नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई बुक में। तो इस बुक का नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय सर विलियम जे ओनील। तो जितने भी आप टॉप ट्रेडर्स देखोगे सब ये बुक रिकमेंड करते हैं। तो चलिए इस बुक की शुरुआत करते हैं। तो इस बुक के अंदर जो पहला चैप्टर है उसके अंदर उन्होंने यूएस मार्केट के टॉप 100 चार्ट, उनके हिसाब से जो आज तक के टॉप 100 चार्ट्स थे जो उनके जो सेटअप है उसमें बैठते हैं, तो उनका जिक्र किया हुआ है। तो अगर आप बुक खरीदते हैं, जिनकी मैं लिंक वीडियो में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप बुक खरीदोगे तो पहले 100 जो पेज होंगे उनके ऊपर जो 100 चार्ट है जो कि चैप्टर 1 है। तो अगर आप बुक खरीदते हो तो वो चार्ट ज़रूर देखना, उस चार्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैप्टर 2 से वो शुरुआत करते हैं बुक की, जो बुक में लिखा हुआ है। तो हम भी चैप्टर 2 से शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज़ जो हमने, हमारी पिछली बुक अगर आपने देखी होगी जो कि फंडामेंटल है टेक्निकल एनालिसिस का, उसमें भी पहली चीज़ यही थी कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कि हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते ही क्यों हैं। वो पढ़ते इसीलिए हैं क्योंकि हमें पता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, कि हिस्ट्री रिपीट करती है इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हिस्ट्री में कोई ऐसा पैटर्न बना, ठीक है, हम बार बार देखेंगे कि जैसे जैसे इतिहास में ये पैटर्न बनता जा रहा है, सेम पैटर्न, अब अगर वो सेम पैटर्न बन रहा है तो हम ये कहीं ना कहीं आइडिया लगाएंगे कि जिस जैसे पहले उसने रिजल्ट दिया था ऐसा ही रिजल्ट अब भी होगा। तभी हम चार्ट पैटर्न्स को पढ़ते हैं, तभी हम ये करते हैं कि ये पैटर्न बना तो अब ये होगा, क्योंकि वो सेम पैटर्न्स कहीं ना कहीं हिस्ट्री में बने हैं। और क्यों? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। तो फिर हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि ये पैटर्न आगे भी काम करेगा। दूसरी चीज़ है, उनका जो मोस्ट कॉमन पैटर्न था जिसके ऊपर उनकी पूरी थ्योरी बेस है और ये पूरी बुक उसी के ऊपर बेस है, वो है उनका कप विद हैंडल पैटर्न। तो कप विद हैंडल पैटर्न क्या होता है उसको हम पूरा उसके पीएचडी कर लेंगे आज। तो कप विद हैंडल पैटर्न का क्या मतलब हो गया, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कप विद हैंडल। अगर आप बिल्कुल ही नए हो, आपने बिल्कुल ही नहीं देखा है, तो कप विद हैंडल का पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और एक बेस बनेगा जो एक कप होगा, एक हैंडल, जो कप कप ऐसे होता है और उसका हैंडल पकड़ने का ऐसे होता है। तो सेम ऐसे ही ये पैटर्न मिलता है जिसको बोलते हैं कप विद हैंडल। जो ये बेस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कप, और जो ये छोटा बेस होता है दूसरा उसको बोलते हैं हैंडल। ठीक है। अब कप की जो है हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार। पहली बात, कप कब बनेगा? कंडीशन क्या होगी? पहली बात, कब बनेगा? कब कब बनेगा? जब पहले स्टॉक अप ट्रेंड में होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये अप ट्रेंड जो है, पहली कंडीशन ही ये होगी कि स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है और यहाँ एक कप एंड हैंडल बना। अगर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को बात करें, सर विलियम जे ओनील की बात नहीं करें, तो ये यहाँ भी वैलिड है। बट सर विलियम जे ओनील के सेटअप के अंदर पहले अप ट्रेंड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हम क्या लिख लेंगे कि अप ट्रेंड होगा। उसमें सेकंड कंडीशन क्या होगी कि ये जो अप ट्रेंड है ये 30% के आसपास का मूव होना चाहिए। जैसे कि एक कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद स्टॉक निकला और 10% चलने के बाद ही उसने कप विद हैंडल बना लिया। तो क्या ये जो कप विद हैंडल है वो सर विलियम जे ओनील के सेटअप में बैठेगा? नहीं। उनके हिसाब से कम 20 से 30% स्टॉक यहाँ से अगर 30% अप जाता है फिर एक कप विद हैंडल बनाता है तो वो उनके सेटअप में बैठता है। तो पहली चीज़ आपको क्या क्लियर कि अप ट्रेंड होना चाहिए, कंसोलिडेशन में नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंसोलिडेशन के अंदर कप विद हैंडल पैटर्न बनाए, नहीं, प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। उसमें भी दूसरी चीज़ कि 30% अपसाइड हो जाना चाहिए। अगर ये कंसोलिडेशन के बाद चार्ट निकला है, पैटर्न निकला है, स्टॉक निकला है, तो यहाँ से 30% ऊपर जाने के बाद अगर ये बनाता है या 30% अपसाइड की ये रैली होनी चाहिए। ठीक है, दो कंडीशंस हमारी मीट हो गई है। तीसरी चीज़ क्या होगी कि इम्प्रूविंग आरएस। आरएस का क्या मतलब हो गया? आरएस, अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो आरएस का मतलब हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ किसके रिलेटिव? जैसे नाम से पता लग रहा है कि रिलेटिवली स्ट्रेंथ है उस स्टॉक के अंदर, रिलेटिवली वो स्टॉक स्ट्रोंग है। किससे? अपने इंडेक्स से। तो अगर मैं ये स्टॉक देखूं तो आपको साफ दिख रहा होगा कि जो निफ्टी है अभी कुछ टाइम, अभी एक महीने से निफ्टी तो चल रही है नीचे, ठीक है, बट ये स्टॉक जो है वो गिरा नहीं है। ठीक है, गिरा नहीं है। तो ये आरएस रेटिंग इस ऐप में मिलती है जो कि आरएस रेटिंग है 85। इसका मतलब ये निफ्टी से, निफ्टी को कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है। तो दो चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, पहली चीज़ कंडीशन क्या होगी
प्रायर अप ट्रेंड, ठीक है, 30%, 20 या 30% का मूव आ जाना चाहिए। और उसके बाद वॉल्यूम्स को तो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी पैटर्न देख रहे होंगे तो उस पैटर्न में आपको एक चीज़, आपने अगर पिछली बुक पढ़ी है तो उसमें भी आपने देखी होगी कि अगर कोई पैटर्न बन रहा है, मान लो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। अगर करेक्ट कर रहा है, जो बेस बना रहा है, तो बेस में जब नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम्स कम होनी चाहिए। ऊपर अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम्स ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर जब ये करेक्शन करेगा, नीचे कप बनाएगा तो वॉल्यूम कम होनी चाहिए, और फिर जब ब्रेकआउट देगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। तो बेसिक से चीज़ें हैं। अगर आपने एक बुक भी पढ़ी होगी या मेरी पिछली जो वीडियोस हैं टेक्निकल एनालिसिस वाली, अगर वो देखी होंगी आपने, तो उससे भी क्लियर होगा कि वॉल्यूम्स प्राइस ऊपर जाने के साथ बढ़नी चाहिए, और जब प्राइस नीचे आता है तो वॉल्यूम्स कम होने चाहिए। तो कंडीशन 2 हमारी होगी, अप ट्रेंड होना चाहिए और 30% अपसाइड मूव होना चाहिए, उसके बाद बने, ठीक है। सेकंड चीज़, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन जैसे ये आपको दिख रही है कि ये इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। यहाँ से एक कंसोलिडेशन के अंदर थी और यहाँ से अब ये इम्प्रूव हो रही है, तो ये स्टॉक हो सकता है आने वाले टाइम में ब्रेकआउट दे। तीसरी चीज़, जो टाइम फ्रेम होगा, ठीक है, जो इसका टाइम फ्रेम होगा, इस पूरे का यहाँ से और यहाँ तक, वो टाइम फ्रेम होगा 3 to 6 मंथ्स का, ठीक है, 3 to 6 मंथ। और वो जो ये करेक्शन होगी, ठीक है, जो ये बेस की करेक्शन होगी, मान लो ये स्टॉक 10 रुपये से 100 रुपये आ गया, ठीक है, कुछ टाइम के अंदर। अब अगर ये करेक्शन हो रही है तो ये 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये 70 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर 12 से 30% की यहाँ से करेक्शन हो सकती है। ये बेस का लो जो होगा ना, ये बेस बनेगा, तो नीचे ये 70 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 3 कंडीशन होंगी हमारे पास। पहली चीज़, प्रायर अप ट्रेंड होगा, पहली चीज़ अप ट्रेंड होगा विद 30% मूव। दूसरी चीज़ क्या होगी, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगी। वो आपको दिखेगी कि भाई निफ्टी अगर नीचे गिर रही है या ओवरऑल मार्केट तो नीचे गिर रहा है लेकिन स्टॉक गिरा नहीं है, या अगर मार्केट जो हमारी निफ्टी है वो 1% चलती है तो स्टॉक 3% चलता है, वहाँ से आपको पता लगेगा कि जो स्टॉक है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 3 to 6 मंथ्स। और जो करेक्शन होगी, ठीक है, जो ये बेस की करेक्शन होगी, तो ये जो टॉप था उससे जो बेस का बॉटम है वो 30% से ज़्यादा की करेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी अभी तक। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स कौन से, ग्रोथ स्टॉक्स वो, जैसे कि अभी के टाइम में अगर हम देखते हैं तो वो जो मार्केट से ज़्यादा चलते हैं, जैसे BSE हो गया, जो अभी फ्लेवर के अंदर है, जो स्टॉक्स अभी फ्लेवर में है या जिनकी ग्रोथ 40-50% के आसपास आ रही है, तो वो स्टॉक जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट जो ओवरऑल मार्केट करेक्ट करेगा, तो वो स्टॉक जो है वो ओवरऑल मार्केट के 1.5 से 2.5 टाइम्स करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट गिरा 10%, अगर निफ्टी गिरती है 10%, तो वो जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो कि 30-40-50% ग्रोथ दे रहे थे, जो प्रीवियस बुल रन के अंदर कंपनी डबल ट्रिपल हो चुकी है, वो 15 से 25% के आसपास गिरेगी। तो अगर आपको ये लग रहा है कि कोई स्टॉक, अगर निफ्टी 10% गिर गई और कोई स्टॉक 20% या 25% गिर गया, तो ठीक है। वो क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं, और क्योंकि ये तो न्यूटन का लॉ है कि कोई चीज़ अगर जितनी जल्दी ऊपर जाएगी उतनी जल्दी नीचे आएगी। तो क्योंकि वो बढ़ते टाइम भी अगर निफ्टी 10% बढ़ती है तो वो 40% बढ़ जाते हैं, तो गिरते टाइम भी कहीं ना कहीं उसी स्पीड से गिरेंगे। तो अगर आपको कोई स्टॉक ऐसे दिख रहा है कि जो ओवरऑल मार्केट से निफ्टी से 1.5 to 2.5 टाइम्स ज़्यादा गिर जाता है और ग्रोथ आ रही है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ तो है ही नहीं, उसके बाद भी स्टॉक गिर गया तो खराब है। अगर ग्रोथ अभी भी 40-50% आ रही है, 30% आ रही है, और फिर वो स्टॉक गिर जाता है, तो फिर आप उसको कंसिडर कर सकते हो जो कप की फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे वारे जो
रिन्यूएबल कंपनी है, इसने एक कप विद हैंडल बनाया था। देखो जो ये कप विद हैंडल इनका पैटर्न है, ये मोस्टली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ध्यान देते हैं ये। तो ये देखो स्टॉक ऊपर गया और यहाँ से हम देखेंगे करेक्शन कितनी है। ठीक है, 40% की करेक्शन। अभी 40% की करेक्शन, अब हमने क्या देखा था कि 30% ज़्यादा करेक्शन नहीं होनी चाहिए, वो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या उस टाइम जो मार्केट है, जो निफ्टी है हमारा, वो क्या ओवरऑल वीक था। तो निफ्टी चार्ट और लगा लेते हैं हम, और ये है 2022। तो ये देखो 2022 से, क्योंकि मार्केट जो निफ्टी था वो ओवरऑल डाउन था, तो इसलिए स्टॉक ने 30% से ज़्यादा 40% की करेक्शन दी। तो अगर आप ये बोलोगे कि पहला रूल जो वोलेट हो गया 30% वाला, बट फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स जो मार्केट होता है उससे 1.5 to 2.5 टाइम्स गिरते ही हैं, क्योंकि वो बढ़ते भी उतने ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये पिछले बढ़ा भी इतने ही है। अगर आप जैसे यहाँ से देखोगे तो 30 गुना कंपनी होगी, तो 30 गुना जब कंपनी हो जाएगी तो उसके बाद वो गिरेगी भी ज़्यादा ही। तो ये बेस था 40% के आसपास, उसके बाद स्टॉक आया, उसके बाद ये एक बनाया हैंडल। तो ये हो गया हमारा कप, ये हो गया हैंडल, उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद आप देख सकते हो कि आराम से ये 150%, 170% का मूव इसने दिया। तो और अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये देखो, ये एक छोटा सा, हालांकि ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है, बट ये कप विद हैंडल पैटर्न जैसा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अभी अगर मार्केट में हम देखें कि कोई कप विद हैंडल बन रहा है क्या नहीं, तो ये देखो ये बना एक कप, ठीक है, और ये एक हैंडल फॉर्मेशन हो रही है। अभी हम स्टॉक देखें तो पिछले ये क्या है, अप ट्रेंड के अंदर है, प्रॉपर अप ट्रेंड में है स्टॉक। उसके बाद स्टॉक गिरा, कितना गिरा, 50%। 50% क्यों गिरा, क्योंकि मार्केट जो है, निफ्टी जो है वो भी गिर रही है। तो दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी, ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो निफ्टी से 1.5 to 2.5 टाइम्स गिरते हैं। तो क्योंकि ये अगर हम यहाँ से देखते हैं 2020 से, तो कंपनी 8 से 9 गुना हो चुकी थी, तो इसलिए इसका इतना गिरना स्वाभाविक था। और अभी अगर हम देखते हैं तो एक बजाज फाइनेंस भी थोड़ा बहुत देखो, ये भी एक कप विद हैंडल पैटर्न बना, बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, ये भी एक कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारा पहला क्राइटेरिया था कि स्टॉक जो है प्रॉपर अप ट्रेंड में होना चाहिए, ये अप ट्रेंड के अंदर नहीं है, ये साइडवेज 2021 से साइडवेज के अंदर है। तो ये जो होगा एग्जाम्पल हो गया हमारा कि ये पैटर्न तो अच्छा है, यहाँ से ब्रेकआउट भी आ गया, ठीक है, स्टॉक चल भी रहा है, बट ये प्रॉपर कप विद हैंडल पैटर्न नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ठीक है, अगर आप नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखोगे तो हाँ ये कप विद हैंडल पैटर्न है, बट इस बुक के अंदर अगर इस बुक को पढ़ के या सर विलियम जो नील अगर इस स्टॉक को देख रहे होते तो वो इसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये प्रायर अप ट्रेंड के अंदर नहीं था। ठीक है, अभी एक और स्टॉक है, जैसे ये भी, ये देखो ये कब बना और ये एक हैंडल, बट सेम चीज़, क्योंकि ये प्रायर अप ट्रेंड के अंदर नहीं है था, तो जो सर विलियम जे ओनील है वो इसको कंसिडर नहीं करते, बट ये एक क्लासिक पैटर्न है कप विद हैंडल का टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। बट क्योंकि अब हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो हम इस बुक में इसको इस बुक के हिसाब से कप विद हैंडल पैटर्न कंसिडर नहीं करेंगे। कप विद हैंडल पैटर्न तो है, बट इस बुक के हिसाब से क्योंकि प्रायर अप ट्रेंड नहीं था तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कप विद हैंडल पैटर्न कहाँ होता है और कहाँ बनता है तो सही होता है। ठीक है, और
ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। RS इंप्रूव हो रहा है, 30% से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। अगर 30% से ज़्यादा किस कंडीशन में गिर सकता है? अगर वो ग्रोथ स्टॉक है। ग्रोथ स्टॉक का मतलब हो गया कि वो 40-50% के हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, और जो पिछला रन था, पिछला बुल रन था, उसमें वो 4-5 गुना हो चुकी है, तो फिर उसका गिरना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो 1.5 to 2.5 टाइम्स गिरते ही गिरते हैं ओवरऑल मार्केट से। अभी हमने कप की तो देख लिया, अब जो हैंडल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो हैंडल जब बनेगा, कब बनेगा हमारा, ठीक है, सॉरी, कप की टाइम फ्रेम क्या थी? 3 से 6 महीने की। कप था 3 to 6 मंथ्स। जो हैंडल होगा हमारा वो 1 या 2 हफ्ते का बनेगा। दूसरी चीज़, जो हैंडल होगा वो 10 डे वीकली मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ देख के चलते हैं तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये यहाँ पर ये जो रेड लाइन है, ठीक है, ये है 10 डे वीकली मूविंग एवरेज। तो इसके ऊपर होना चाहिए। अगर हम इस चार्ट में भी अगर हम लगा देते हैं, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये 10 डे वीकली मूविंग एवरेज है। तो जो हैंडल बनेगा वो हैंडल इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ क्या थी? टाइम फ्रेम कि 1-2 हफ्ते का बनेगा। दूसरा, 10 वीक जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर हैंडल बनेगा। तीसरा, जो डिप होगी, डिप का मतलब स्टॉक ऊपर था, कब बनाया? हैंडल बनाया। तो अब ये जो डिप होगी, ठीक है, ये कप हो गया। उसके बाद जो हैंडल बनेगा, तो ये जो डिप है ये 8 से 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारी 12 से 30% थी, ऐसे ही ये अपने टॉप से जो हैंडल का लो है वो 10 से 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम्स तो हमारी हर चार्ट पैटर्न में काम आती है। जैसे कि यहाँ से गिरा तो वॉल्यूम्स होगी कम, जैसे यहाँ से उठने लगा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक ज़्यादा रहेगी। जैसे यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो वॉल्यूम्स कम, और जैसे यहाँ से ऊपर उठना हुआ तो वॉल्यूम ज़्यादा। तो वॉल्यूम तो आपको हर चार्ट के साथ देखनी है। तीसरी, फॉर्मेशन का मतलब कि एक, अब इसके भी वेरिएशन है। एक तो ऐसा बन सकता है, ठीक है, ये हैंडल बना ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। अगर हम ये इसको लाइन मान रहे हैं, यहाँ से शुरू हुआ और इस लाइन को ऐसे तोड़ता हुआ जा रहा है और ऐसे बन रहा है, तो वो गलत होगा, ठीक है, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं वेज, ठीक है, वेज पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न है ये। तो अगर वो ऊपर की साइड ऐसे स्लोप बना रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर की साइड बनता है वो मोस्टली तब बनता है जब स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका होता है। मान लो 100 रुपये से 10 से 100 चला गया, 100 से 200 चला गया, अब 200 से 250 जाने के बाद ये ऐसे पैटर्न बनाता है। तो क्योंकि 100 से 250 जा चुका है तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है स्टॉक। तो अगर आपको ऊपर की साइड स्लोपिंग पैटर्न मिल रहा है कप का, सॉरी हैंडल का, तो आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। आप कंसिडर किसको करोगे? अगर नीचे की साइड हो रहा है, या जैसे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपका रेजिस्टेंस बन रही है और उसके नीचे ही हो रहा है, ठीक है, उसके नीचे ही हो रहा है तो करोगे आप। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, अगर नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है तो करोगे। अगर यहीं पे अगर ऐसे करके ऊपर की तरफ स्लोप करता तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो फॉर्मेशन का मतलब फॉर्मेशन का समझ में आ गया कि 3 तरीके से होगी। ऊपर की होगी तो हम उसको छोड़ देंगे, अगर ये ऐसे बनता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, अगर ये ऐसे बनता है तो ये बेस्ट होता है। जो ये है ना, ये बेस्ट होता है। इसकी क्यों बेस्ट होता है इसका भी हम बाद में देखेंगे। तीसरी चीज़, जो बनेगा, जो हैंडल बनेगा, वो जो कप था इसके अपर हाफ में ही बनेगा। ऐसा नहीं हो कि ऐसे कप बना और हैंडल भी इतना ही चौड़ा बन रहा है, नहीं, ये गलत होगा। ये बनेगा इसका जो ये अपर हाफ है ना, इसके अंदर अंदर ही बनेगा। अगर लूज बनता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कितनी चीज़ें देखी हमने? पहला, टाइम फ्रेम 1 से 2 वीक का। दूसरा, 10 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर बनेगा जो हैंडल बनेगा वो। तीसरा, 8 से 12% से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। चौथा, वॉल्यूम जो हम सब में देखते हैं। और उसके बाद देखें हमने 3 तरीके से बनते हैं। अगर अपर वेज पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ऊपर की साइड स्लोपिंग, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नीचे की साइड कर रहा है तो बेस्ट है, अगर उसी लेवल पे कर रहा है तो भी बेस्ट है। और जो बनेगा वो
इसके हाफ, जो बेस पैटर्न था उसके हाफ लेंथ से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बना हैंडल बना तो बेस्ट हैंडल वो होगा जहाँ पर टाइट प्राइस एरिया होंगे, ठीक है। एक तो प्राइस हो सकता है कि मान लो ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बन जाए यहाँ पर, ठीक है, बड़ी कैंडल। एक होगी प्राइस एकदम टाइट हो गया है, जितना टाइट होगा उतना बेस्ट होगा। टाइट होने का मतलब ये हो गया, टाइट होने का क्या मतलब, जिस कैंडल बड़ी बनी, ठीक है, इस कैंडल क्या मतलब है, यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पर कैंडल ऐसे बन गई तो यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। तो अगर ये रेंज बड़ी है तो इसका मतलब है कि इस पूरे दिन के अंदर 10 से 15 रुपये मान ले, अगर हम ये मान के चलते हैं तो 10 से 15 रुपये मतलब बड़ी रेंज हो रही है, पूरी रेंज में ट्रेडिंग हो रही है, इसका मतलब ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है। अगर वो रेंज छोटी सी बनती है, मान लो 10 से 11 रुपये की बनती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ यहाँ क्या हो रहा था, डिमांड भी था और सप्लाई भी थी। अब यहाँ क्या हो गया, रेंज छोटी होते ही डिमांड थी जितनी और सप्लाई भी उतनी मिल गई, तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें मेट हो गई, डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई। यहाँ क्या हो रहा था, अगर ऊपर गया स्टॉक, ठीक है, 10 से 15 गया तो डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो स्टॉक ऊपर भाग गया। अगले दिन हो सकता है नीचे आ जाए, सप्लाई ज़्यादा हो जाए। अब जैसे ही कुछ 2-3 वीक बिल्कुल स्टॉक टाइट होने लग गए, इसका मतलब डिमांड और सप्लाई कहीं ना कहीं मैच हो गई है। अब अगर जो डिमांड आएगी, सप्लाई तो ख़त्म होगी, ठीक है, तो अब जो डिमांड आएगी वो प्राइस को इंक्रीज़ करेगी। तो आप देखेंगे कि जहाँ भी जो ये टाइट एरिया बनना चाहिए, जो कप है, सॉरी हैंडल है, हैंडल में टाइट एरिया मिले, ये हैंडल हुआ, तो यहाँ जितना टाइट आपको, जितना छोटा आपको हैंडल मिले उतना ही बेस्ट है, जितना लूज मिलेगा उतना ही वो ख़राब होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। उसके बाद पिवट पॉइंट क्या होता है, पिवट पॉइंट होता है कि बाई एरिया, कि जैसे यहाँ बना तो आप बाई कहाँ करोगे, तो जहाँ हम बाई करते हैं, जो बाई पॉइंट होता है, हम उसको पिवट एरिया बोलते हैं। तो फाइंड पिवट पॉइंट्स एंड वॉच वॉल्यूम परसेंटेज चेंज, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये देखेंगे कि कौन सा लेवल बेस्ट है जहां हम बाई करेंगे। ऐसा ना हो कि जैसे हमने यहाँ बाई कर लिया, उसके बाद स्टॉक नीचे गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमें लॉस हो गया। उसके बाद ऐसा ना हो कि हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, यहाँ स्टॉक यहाँ आ गया, हम यहाँ बाई कर रहे हैं, रीटेस्ट करने आया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमारा लॉस हो गया। तो हम कहाँ बाई करें, वो बेस्ट देखना है हमें। दूसरी चीज़ वॉल्यूम परसेंटेज चेंज, जब ब्रेकआउट आएगा, जिस दिन ब्रेकआउट आएगा उस दिन कितनी वॉल्यूम परसेंटेज चेंज हो रही है, मतलब अपनी जो एवरेज वॉल्यूम है उससे कितनी ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है। अगर ब्रेकआउट बिना वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल बायर्स वहाँ पर नहीं है। जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स होंगे वहाँ वॉल्यूम क्रिएट होगी, और जहाँ वॉल्यूम क्रिएट होगी वहीं फिर वो सस्टेन करेगा, आगे स्टॉक 15, 20, 30, 40, 50% ऊपर जाएगा। तो पिवट पॉइंट देखने के लिए अभी हमने ये देखा था कि तीन तरीके के हैंडल्स बनते हैं, ठीक है। पहला बन गया ऐसे, दूसरा बन गया ऐसे, और तीसरा बन गया ऐसे। तो इसको तो हम अवॉइड ही करेंगे। अब दूसरे में क्या होगा, दूसरे में हम वेट करेंगे कि जब इस लाइन को ब्रेक करे, या हम क्या कर सकते हैं कि हम वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। इसको हटा देते हैं। वॉल्यूम पे अगर हम ये देखेंगे कि यहाँ वॉल्यूम कम होने लग गई, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम कम हो रही है, यहाँ पर ही अगर कोई कैंडल बनती है, ठीक है, और उसमें वॉल्यूम अच्छी खासी आ जाती है, वॉल्यूम अच्छी खासी मतलब उसकी जो एवरेज वॉल्यूम होती है उससे 100% ज़्यादा, मतलब 200% आ जाती है वॉल्यूम, ठीक है, 250% आ जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं हम वहाँ पार्शियल एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि स्टॉक क्योंकि हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, 30% अप था, ठीक है, क्राइटेरिया मैट हुआ, उसके बाद ये 30% से ज़्यादा नहीं गिरा, क्राइटेरिया मैट हुआ। ये जो बना है ये फर्स्ट हाफ में बना है, ठीक है, क्राइटेरिया मैच हुआ, ये 8 से 12% नहीं गिरा, क्राइटेरिया मैच हुआ। उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, वो सब क्राइटेरिया अगर चार्ट फॉलो कर रहा है। तो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि हिस्ट्री रिपीट करेगी, तो हमें पता है कि सारी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो हिस्ट्री रिपीट करेगी, मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ नीचे एंट्री ले लेंगे। पार्शियल एंट्री का मतलब हो गया कि हमें 100 रुपये का खरीदना था तो 50 का यहाँ खरीद लेंगे और 50 का ऊपर खरीद लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट करेगा हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट में बैठे रहेंगे पहले से ही, फिर जैसे यहाँ ब्रेकआउट आएगा हम और खरीदेंगे। दूसरी चीज़ हो सकता है कभी कभी ऐसे बनाता है, ठीक है, तो ये होता है बेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम ले रहे थे बिल्कुल यहाँ एंट्री, फुल एंट्री यहाँ पर, ठीक है, इसके हिसाब में वो एंट्री हम यहाँ लेते, बट
अगर वो नीचे की तरफ स्लोपिंग है तो जैसे ही इस स्लोपिंग लाइन को तोड़ता है हम यहीं भी यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। तो मोस्टली जो पब्लिक होगी वो यहाँ पर एंट्री लेगी, तो तब तक हम कहीं ना कहीं 5-10% के गेन में बैठे रहेंगे। समझ रहे हो आप? ऐसे बना, ठीक है। लोग एंट्री लेंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अगर ये तोड़ेगा ना तो लोगों के ऑल टाइम हाई के जो, जैसे हर बहुत सारे साइट्स होते हैं जो बताते हैं कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आ गया, तो तब लोग देखते हैं उसको, तो हम यहाँ पर एंट्री करके बैठ जाएंगे। यहाँ स्टॉक जाएगा तो लोग बाई करेंगे, तो उसको अगर खरीदेंगे तो फिर वो और ऊपर जाएगा, तो हमें और ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। और हाँ, ये हो गया पिवट वेयर की। दूसरी चीज़ हो सकता है कि देखो ऐसे बन सकता है, ऐसे जाके और ये ऐसे बना दे, तो हमें वेट नहीं करना है कि इस लेवल को तोड़ेगा, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे आएगा तभी हम बाई करेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे आएगा जब तो पूरी दुनिया ही बाई करेगी, हमें उससे नीचे बाई करना है। तो हम एक स्लोपिंग लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर इसको तोड़ता है तो हम यहाँ भी बाई कर सकते हैं। उसके बाद लुक फॉर वॉल्यूम ड्राई अप्स नियर द लो ऑफ द प्राइस पैटर्न, जो कि हमने पहले देखा कि वॉल्यूम ड्राई अप होगी जैसे लो ऑफ द प्राइस पैटर्न, ऐसे बना, ऐसे बना, तो यहाँ जो है वो वॉल्यूम कम होनी चाहिए, जैसे ही प्राइस ऊपर जाए, स्टॉक ऊपर जाए, वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये होगा कि जब स्टॉक नीचे आया तो यहाँ पर सप्लाई थी ही नहीं। हमें पता है डिमांड और सप्लाई का खेल होता है सारा, तो अगर स्टॉक नीचे आ रहा है और सप्लाई है ही नहीं, तो इसका मतलब जैसे ही डिमांड आएगी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। बिग वॉल्यूम क्लूज आर वैल्यूएबल, जो कि हमने देख लिया कि अगर वॉल्यूम जितनी ज़्यादा आएंगी उतनी बेस्ट है। जहाँ अगर आपके पास 2 स्टॉक हैं, ठीक है, आपको खरीदना एक ही है, लेकिन एक में तो वॉल्यूम परसेंटेज हुई 150%, एक में वॉल्यूम परसेंटेज आया ब्रेकआउट में 250%, तो आप इसको चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है। नेक्स्ट चीज़ वैल्यू ऑफ मार्केट करेक्शन। मार्केट करेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अभी जो माहौल चल रहा है, जैसे अभी अगर हम निफ्टी को देखते हैं, मार्केट को देखते हैं, ठीक है, अभी आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देखो, निफ्टी डाउन, मार्केट डाउन है हमारा, कितना परसेंट? 13%। इस मार्केट करेक्शन के अंदर ही हमें अगले जो, अभी अगर बुल मार्केट आएगा तो उसके लीडर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ये देखो, निफ्टी 13% डाउन है, लेकिन स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। क्या है? स्टॉक ऑल टाइम हाई पे, स्टॉक एक अच्छा, ये देखो हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? डेली पे देखा था इसको। अगर हम इसको वीकली पे देखते हैं तो एक बना रहा है क्या? कप विद हैंडल। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो हैंडल है वो कप की लेंथ का ही है, तो हम इसको सर विलियम जे नील के हिसाब से नहीं मानेंगे, बट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस ये एक कप विद हैंडल है। जो कि हैंडल है वो लूज है। वो लूज क्यों है? क्योंकि जो मार्केट की कंडीशन है वो ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि निफ्टी 13% डाउन है, इसलिए ये हैंडल लूज हो गया, तो हम इसको बाई कर सकते हैं। अभी ये पहला लेक्चर है, इसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकी एक मेथडोलॉजी है कैंसिलिंग करके, उस पहले हम उससे फिल्टर आउट करके स्टॉक निकालेंगे, फिर हम चार्ट देखेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग इस बुक के अंदर। तो यहाँ से आपको पता लगेगा नए लीडर्स, तो इसका मतलब मार्केट करेक्शन में आपको नए लीडर का पता लगेगा। जैसे ये स्टॉक है, निफ्टी 13% डाउन है, लेकिन स्टॉक अपने हाई बना रहा है। जैसे और भी हम देखते हैं तो देखो निफ्टी यहाँ से डाउन थी बट स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, तो ये नए जो बुल मार्केट होगा उसके लीडर्स होंगे। तो मार्केट जब करेक्ट करेगा तो आपको नए लीडर उभर के आएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम निफ्टी का पिछली बार देखें कि जब मार्केट निफ्टी करेक्ट हुई थी, ठीक है, ये हुई थी 2021 के लास्ट से और 2023 तक। तो अभी जो जैसे डिक्सन था, अभी एक बुल मार्केट का लीडर है वो डिक्सन। तो ये देखो जैसे ही मार्केट करेक्ट हुआ और निफ्टी ने, चलो इसको नहीं, रेलवे स्टॉक्स देखते हैं जो कि लास्ट बुल मार्केट के लीडर थे। ये देखो निफ्टी ने न्यू एट द हाई यहाँ पर बनाया था, ठीक है, यहाँ से जैसे ये दोनों मतलब आप इसमें भी देखना, इसमें देखना, ठीक है, यहाँ से निफ्टी करेक्ट हुई तो निफ्टी ने अपना नया हाई बनाया यहाँ पर,
ठीक है, जो कि ये है जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 में ये देखो यहाँ था, ठीक है, 23 रुपये के आसपास। उसके बाद निफ्टी ने तो नया हाई बनाया जुलाई 2023 में, लेकिन जुलाई 2023 में ये देखो 23 से 36 रुपये पहुँच चुका था, और यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट की बाट देख रहा था। ठीक है, यहाँ पर भी देखो एक ब्रेकआउट के लिए तैयार था। उसके बाद जैसे ही मार्केट कितना चला यहाँ से, जो निफ्टी है वो चली है 40%, और यहाँ से अगर आप स्टॉक को देखोगे तो यहाँ से स्टॉक चला है 7 गुना, स्टॉक 7 गुना हो गया। ऐसे ही अगर डिफेंस स्टॉक देखें, जो कि HAL हो गया, ठीक है, सेम चीज़। निफ्टी ने नया अपना हाई बनाया यहाँ पर, जैसे ये देखो निफ्टी का लो था, निफ्टी ने क्या, ये देखो निफ्टी यहाँ से गिरने लगी अक्टूबर 21 से। अक्टूबर 21 में स्टॉक था 700 रुपये के आसपास। निफ्टी ने नया हाई बनाया जुलाई में यहाँ से, उसके बाद निफ्टी नीचे ही थी, जुलाई में ऊपर आई, लेकिन जुलाई 2021 में स्टॉक 3x हो चुका है। ठीक है, 3 गुना हो गया, 2000 आ गया। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना था कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो मार्केट तो डाउन है लेकिन वो स्टॉक बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ज़्यादा है मार्केट से। तो निफ्टी बढ़ी 40%, और 2000 से स्टॉक हो गया 6000। तो मार्केट करेक्ट जब करेगा वहाँ आपको नए लीडर्स मिलेंगे। जैसे अभी के लीडर्स जो अभी मैंने 3 स्टॉक का जिक्र किया, वो देखना अगले 1-2 साल में वो नए लीडर मिलेंगे आपको बुल मार्केट के। अभी तक सिर्फ वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद अदर पैटर्न्स हैं, और जो और पैटर्न इन्होंने यूज़ किए हैं वो यूज़ करने हैं हमें, नहीं करने वो हम बाद में देखेंगे। तो आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करके ज़रूर लिखना कि आपको कुछ नया समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आपको ये बुक अच्छी लग रही है। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से बुक बाय कर सकते हो। और कुछ कमेंट वगैरह किया करो ताकि मुझे भी थोड़ा इंटरेक्शन मिले, तो मुझे भी ज़्यादा मन करे वीडियो बनाने का। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।